आज की क्लास में पेप्टिक अल्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब पेप्टिक अल्सर बोलते हैं इसमें दोनों ही कंडीशन इंक्लूड होती है, यानी गैस्ट्रिक अल्सर भी और ड्यूडेनल अल्सर भी। ठीक है, तो अगर साइट्स की बात करें तो जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया है कि पेप्टिक अल्सर की कंडीशन, अल्सर की वो कंडीशन जो स्टमक से रिलेटेड है उसको भी इंक्लूड करते हैं, अल्सर की वो कंडीशन जो ड्यूडेनम से रिलेटेड है उसको भी इंक्लूड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, कुछ रेयर टाइप ऑफ दी अल्सर की हम बात करें तो इसमें कार्डिक एंड ऑफ द इसोफेगस होगा या कार्डिक एंड होगा, तो यहाँ पे अल्सर डेवलप हो सकता है। मिकल्स डायवर्टिकुला है उसके अंदर अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है, या ऐसे ही कुछ सेगमेंटल बवेल है उसके अंदर भी अल्सरेशन हो सकता है। तो जो पर्टिकुलरली हम पेप्टिक अल्सर्स की हम बात कर रहे हैं तो पेप्टिक अल्सर दो साइड्स के अल्सर को इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, स्टमक के अल्सर को और ड्यूडेनम के अल्सर। पर इसके अलावा जो अदर साइड्स है वहाँ भी अल्सरेशन की कंडीशन देखी जा सकती है। कॉमनेस्ट साइड जो है वो है स्टमक और ड्यूडेनम, इन दोनों साइड्स के अल्सर को हम इंक्लूड करते हैं पेप्टिक अल्सर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्यूट पेप्टिक अल्सर किसको बोलेंगे। तो एक्यूट पेप्टिक अल्सर जैसे ड्यूरेशन इसका शॉर्ट होगा, सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स क्या ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसकी और कंडीशन है, इसमें अल्सर कितने बनेंगे, इसमें मल्टीपल अल्सर बनता है। अल्सरेशन के साइट्स जो होंगे, जिस एरिया के अंदर अल्सर बनेगा मल्टीपल अल्सर बनेगा, और यहाँ मल्टीपल इरोजन के नतीजे में मल्टीपल अल्सर बनेगा। ये मल्टीपल साइट्स पे इरोजन होगा और उस इरोजन के नतीजे में मल्टीपल अल्सर बनेगा इसके अंदर, और ये इरोजन खास तौर से ये लीड करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ म्यूकोजा के अंदर। यानी जो स्टमक है या ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम की जो इंटरनल लेयर है वो म्यूकोजा से लिंक्ड है, तो अगर उस म्यूकोजा की जो लाइनिंग है वो डिसकंटिन्यू हो रही है, वो ब्रेक हो रही है, तो इस तरह की लाइनिंग जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसको, उसके अंदर कोई ब्रेक हो रही है, कोई डिसकंटिन्यूटी हो रही है, तो इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को हम बेसिकली अल्सर बोलेंगे। तो जो एक्यूट पेप्टिक अल्सर बोल रहे हैं तो एक्यूट पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में मल्टीपल इरोजन होगा। मल्टीपल इरोजन क्यों होगा? मल्टीपल साइट पे डिस्ट्रक्शन होगा म्यूकोजा का, तो मल्टीपल साइट पे डिस्ट्रक्शन होगा म्यूकोजा का, इसके नतीजे में मल्टीपल अल्सर बनेगा। और यहाँ जो अल्सर होगा, जब एक्यूट अल्सर की हम बात कर रहे हैं वहाँ शैलो अल्सर बनेगा। शैलो यानी बहुत डीप नहीं होगा, यानी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, उसके बाद मस्कुलस लेयर है, उसका सिरोसा है, तो परफोरेशन हो जाएगा उसके बाद। तो जब हम शैलो अल्सर बोल रहे हैं इसका मतलब है म्यूकोजा के अंदर और सब म्यूकोजा के अंदर ही अल्सर की जो एक्सटेंशन होगी कहाँ तक होगी, म्यूकोजा सब म्यूकोजा तक। जब जो डीपर लेयर है जिसे मस्कुलर लेयर बोलते हैं और मस्कुलर लेयर की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसको बोलेंगे डीपर अल्सर। जब एक्यूट अल्सर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ अल्सर जो होगा शैलो होगा। अल्सर क्या होगा? शैलो होगा। इसका मतलब ये है कि म्यूकोजा और सब म्यूकोजा ही इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। क्लियर? ये इमेज आप देख सकते हैं, इसमें मल्टीपल साइड्स पे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली स्पॉट्स किसके हैं? अल्सरेशन के स्पॉट्स हैं। ये म्यूकोजल इमेज है, एंडोस्कोपी के बाद ये इमेज ली गई है। इसमें मल्टीपल साइड्स पे आप इरोजन देख रहे हैं, यही इरोजन बेसिकली क्या है? अल्सरेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा, और खासतौर से ये पेन कहाँ होगा? एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर पेन होगा। ठीक है, टेंडनेस मिल सकती है पेशेंट को अगर आप एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर आप पाल्पेट करेंगे तो ऑन डीप पाल्पेशन टेंडनेस मिल सकती है। वोमिटिंग और हिमेटेमेसिस की कंडीशन देखी जा सकती है। परफोरेशन हो सकता है। कुछ और पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ दी अल्सर है उनकी भी हम बात करेंगे, जैसे कुशिंग अल्सर है, इसके अलावा कर्लिंग अल्सर है। तो कुशिंग अल्सर बेसिकली फॉर्म होगा जब सेरिब्रल ट्रॉमा होगा या न्यूरोलॉजिकल इंजरीज हो रही है, न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज हो रही है, उसके नतीजे में बेसिकली एक अल्सर फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं कुशिंग अल्सर। तो कुशिंग अल्सर बेसिकली डेवलप इन द केस ऑफ सेरिब्रल ट्रॉमा और न्यूरो सर्जरीज, यानी बेसिकली जहाँ पे CNS की इन्वॉल्वमेंट हो रही है वहाँ एक अल्सर बन सकता है जिसको बोलते हैं कुशिंग अल्सर। ऐसे ही अगर मेजर टाइप ऑफ द बर्न है, मेजर टाइप ऑफ द बर्न यानी जिसमें परसेंटेज ऑफ द बर्न ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में अल्सरेशन हो सकता है जिसको बोलते हैं कर्लिंग अल्सर। तो कर्लिंग अल्सर और कुशिंग अल्सर ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। कर्लिंग अल्सर बेसिकली डेवलप होता है बर्न की कंडीशन में, सीवियर टाइप ऑफ द बर्न होगा, ऐसी कंडीशन में कर्लिंग अल्सर फॉर्म होगा। कुशिंग अल्सर फॉर्म होगा जहाँ न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज की जा रही है उसके अंदर होगा, या सेरिब्रल ट्रॉमा होगा, उसके नतीजे में कुशिंग अल्सर फॉर्म हो सकता है। अब इनकी डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? इनकी डायग्नोसिस हो सकती है चाहे अल्सरेशन की कोई भी कंडीशन है, उसकी डायग्नोसिस के लिए जो टूल हो सकता है वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी की मदद से हम इस कंडीशंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉज की। तो मेजर कॉज खास तौर से अगर अल्सर की हम बात करें तो स्ट्रेस है। स्ट्रेस चाहे मैकेनिकल स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, या आप कैसे इमोशनल स्ट्रेस हो। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में जो स्ट्रेस होगा वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा, यानी
इसमें इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के नतीजे में स्ट्रेस डेवलप होगा, उस स्ट्रेस के नतीजे में अल्सरेशन हो सकता है। कुछ ड्रग के इंटेक के बाद, जैसे एस्पिरिन के इंटेक के बाद या एनएसआईडीज़ हैं उनके इंटेक के बाद या स्टेरॉइड्स लेने के बाद, प्रोलॉन्ग अगर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं और एनएसआईडीज़ ले रहे हैं या एस्पिरिन ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में म्यूकोजल इरोजन हो सकता है, यानी अल्सरेशन हो सकता है। ठीक है, सर्जरीज के नतीजे में स्ट्रेस डेवलप होता है, इस स्ट्रेस के नतीजे में अल्सरेशन हो सकता है। हाइपोटेंशन है, परसिस्टेंट हाइपोटेंशन है, उसके नतीजे में अल्सरेशन हो सकता है। शॉक की कंडीशन है, खासतौर से इंडोटॉक्सिन से रिलेटेड, इंडोटॉक्सिन रिलीज के बाद अगर शॉक डेवलप होगा तो ऐसी कंडीशन में भी अल्सरेशन हो सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक है उसमें भी हो सकता है। सेप्सिस के नतीजे में अल्सरेशन हो सकता है। सेरिब्रल ट्रॉमा है उसके नतीजे में हो सकता है। और मेजर बर्न जो हमने डिस्कस किया था जिसे बोल रहे थे कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर जनरली फर्स्ट 48 आवर के अंदर डेवलप होता है, यानी जहाँ पे मेजर टाइप ऑफ द बर्न होगा, सीवियर टाइप ऑफ द बर्न होगा, ऐसी कंडीशन में अल्सरेशन डेवलप होता है फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर हमें पेशेंट का ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रखेंगे? जो इसका ट्रीटमेंट होगा, जो स्ट्रेस से हमें बचाएंगे। स्ट्रेस खासतौर से यहाँ जो अल्सरेशन होता है उसके पीछे रीज़न क्या है? किस तरह का एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाना। ठीक है, यानी जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, खासतौर से अगर हम बात करें तो एसिड सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है, उसके नतीजे में अल्सरेशन होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट हम रेनिटिडिन दे सकते हैं, यानी पीपीआई के अलावा हम H2 ब्लॉकर्स हम दे सकते हैं। H2 ब्लॉकर में रेनिटिडिन दे सकते हैं 50 mg 8 आवरली दे सकते हैं, IV फॉर्म में देंगे। इसके अलावा अगर सपोज करिए आप रेनिटिडिन नहीं दे सकते, पेशेंट सुटेबल नहीं है उसके लिए, या उसको इससे आराम नहीं मिल रहा है, तो आप पीपीआई दे सकते हैं। पीपीआई में आप पेंटाप्राजोल दे सकते हो, रेबीप्राजोल दे सकते हो, लेंसोप्राजोल दे सकते हो या ओमेप्राजोल दे सकते हो। तो कोई भी पीपीआई जो सुटेबल है वो आप IV फॉर्म में दे सकते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कई बार सपोज करिए जैसे हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप हो रही थी, उसके नतीजे में अल्सरेशन हो रहा था, तो हाइपोटेंशन जो ब्लीडिंग के वजह से है यानी हाइपोवॉल्यूमिया के वजह से, तो ऐसी कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद जो हाइपोटेंशन होगा वो चेक होगा, तो अल्सरेशन प्रिवेंशन हो सकता है। ये जो अल्सरेशन हो सकता है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ख़ास तौर से जब सर्जरीज़ की जा रही है, सर्जरीज़ के नतीजे में स्ट्रेस डेवलप होता है, उस स्ट्रेस पे अगर अल्सरेशन के चांसेस हैं तो ऐसी कंडीशन में एंटी अल्सर ड्रग हम दे सकते हैं, जैसे पीपीआई दे सकते हैं या H2 ब्लॉकर दे सकते हैं। ये मेडिसिन हम देंगे और 4 to 6 वीक के बाद हम फॉलो अप करते हैं। कर्लिंग अल्सर के बारे में बात करेंगे तो कर्लिंग अल्सर जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, ये वो अल्सर है जो मेजर टाइप ऑफ दी बर्न या सीवियर टाइप दी बर्न के नतीजे में डेवलप होगा। यहाँ भी पेन एपिगेस्ट्रियम में होगा, वोमिटिंग और हेमेटोमेसिस एसोसिएटेड हो सकता है ऐसी कंडीशन में। कर्लिंग अल्सर अब बात करेंगे कितने परसेंट बर्न की कंडीशन में कर्लिंग अल्सर डेवलप होगा। अगर मोर देन 35% बर्न है, यानी सरफेस एरिया की अगर हम बात करें 35% से ज़्यादा बर्न है, ऐसी कंडीशन में कर्लिंग अल्सर डेवलप होने का चांस बढ़ जाता है। फंडस ऑफ स्टमक और बॉडी ऑफ द स्टमक में अल्सर डेवलप हो सकता है, एंट्रम और ड्यूडेनम के अंदर नहीं डेवलप होता। नहीं, गैस्ट्रिक अल्सर की अगर हम बात करें, यहाँ पे पेप्टिक अल्सर के अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूड है, स्टमक से रिलेटेड अल्सर है और ड्यूडेनम से रिलेटेड अल्सर। तो यहाँ अगर हम कर्लिंग अल्सर की हम बात करें तो फंडस ऑफ स्टमक और बॉडी ऑफ द स्टमक के अंदर डेवलप होता है, पर जो एंट्रम पार्ट होता है या ड्यूडेनम के अंदर ये अल्सरेशन नहीं होगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो वही ट्रीटमेंट हमारा होगा जो जिससे पहले डिस्कस किया था। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम देंगे, इसमें IV पीपीआई दे सकते हैं या हम H2 ब्लॉकर दे सकते हैं। IV अगर हम पीपीआई दे रहे हैं जिसमें पेंटाप्राजोल दे रहे हैं तो 80 mg इन 100 ml NS में DNS के अंदर भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, स्लो इन्फ्यूज़न हो सकता है, या हम स्लो IV भी दे सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस डोज के लिए 40 mg IV हमें देने की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरू में जो इनिशियल हमारा स्टेट होगा, ऐसी कंडीशन में हम 80 mg 100 ml DNS के अंदर देंगे, इन्फ्यूज़ करेंगे। उसके बाद मेंटेनेंस डोज होगा वो हम बेसिकली 40 mg IV मेंटेनेंस डोज के फॉर्म में देंगे। नहीं, कुशिंग अल्सर के बारे में बात करेंगे तो ये एक्यूट अल्सर है जो डेवलप होता है सेरिब्रल ट्रॉमा के नतीजे में या न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशंस के नतीजे में या न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस के नतीजे में। ठीक है, ये सिंगल अल्सर होगा, डीप अल्सर होगा। डीप अल्सर होने की कंडीशन में मस्कुलर लेयर की इन्वॉल्वमेंट होगी, उससे डीपर स्ट्रक्चर सीरोसा है। तो अगर अल्सर एक्सटेंड कर रहा है म्यूकोजा के अंदर, सब म्यूकोजा के अंदर, मस्कुलर लेयर्स के अंदर, उसके बाद सीरोसा, तो अगर तीनों चारों लेयर अगर इन्वॉल्व हो रही है तो ऐसी कंडीशन में एक ओपनिंग बन जाएगी जिसको बोलेंगे परफोरेशन। तो ख़ास तौर से कुशिंग अल्सर की कंडीशन में परफोरेशन के चांसेस ज़्यादा होता है। इसकी पहचान ये है कि सिंगल अल्सर फॉर्म होगा इसके अंदर, यहाँ डीप अल्सर फॉर्म होता है और परफोरेशन मोर फ्रीक्वेंट है।
ठीक है। अब ये कौन से साइट है जहाँ पे कुशिंग अल्सर फॉर्म हो सकता है? इसोफेगस पे फॉर्म हो सकता है या ड्यूडेनम के अंदर। तो कर्लिंग अल्सर सेलेक्टिवली कहाँ फॉर्म होता है? स्टमक के अंदर। जबकि जो कुशिंग अल्सर है सेलेक्टिवली कहाँ फॉर्म होगा? इसोफेगस के अंदर या ड्यूडेनम के अंदर। ट्रीटमेंट सेम है जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया। गैस्ट्रिक अल्सर की हम बात करेंगे। तो गैस्ट्रिक अल्सर अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस की हम बात करें, तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो सफ़र करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर से उनकी एज होती है 40+। 40+ लोगों में सेक्स डिस्ट्रीब्यूशंस की हम बात करें तो मेल और फीमेल के अंदर समवट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और प्रेजेंट सिनेरियो में जहाँ स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा है, ऐसी कंडीशन में फीमेल चूँकि इमोशनली मोर डिस्टर्ब होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसकी परसेंटेज लाइकली मोर है एज कम्पेयर टू मेल के अंदर। ठीक है। यहाँ भी पेन जो होगा एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर होगा, और ये पेन जो डेवलप होता है आफ्टर टेकिंग ऑफ द फूड, यानी खाना लेने के बाद, खाना खाने के बाद, आफ्टर फूड लेने के बाद, आफ्टर मील पेशेंट को डिस्कम्फर्ट और पेन डेवलप होता है। ठीक है। पेन जनरली लास्ट करता है 2 आवर्स तक। पेन अनकॉमन होता है ड्यूरिंग नाइट। नाइट के में पेन नहीं होता। ड्यूडेनल अल्सर का जो पेन होता है वो नाइट के अंदर होता है और पेशेंट सुबह उसके वजह से जगता है। ठीक है। तो यहाँ आफ्टर मील पेशेंट को पेन होगा, वहाँ एम्प्टी स्टमक के अंदर पेन होता है। ड्यूडेनल अल्सर की कंडीशन में एम्प्टी स्टमक के अंदर पेन होगा, यहाँ आफ्टर मील पेशेंट को पेन होता है। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो पेन है, जो गैस्ट्रिक अल्सर की हम बात करें, तो ऐसी कंडीशन में ये रिलीव होता है वोमिटिंग से। तो कई बार पेशेंट हैबिचुअल हो जाता है, जब भी उसको पेन होगा वो इंड्यूस करता है वोमिटिंग, क्योंकि उसको पता है कि जब वोमिटिंग होगी तो उसका गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट कम होगा, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट कम होगा तो पेन भी सबसाइड कर जाएगा। तो कई बार पेशेंट इंड्यूस करता है वोमिटिंग टू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन। ठीक है। तो वोमिटिंग हो सकती है, और वोमिटिंग जैसे होगी उसके बाद पेन रिलीव हो जाता है, तो कई बार पेशेंट इसको इंड्यूस भी करता है। अगर पीरियोडिसिटी ऑफ द सिम्टम्स की हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में इस तरह का अल्सरेशन की कंडीशन है, तो यहाँ पीरियोडिसिटी देखी जाती है। अक्सर 2 या 6 महीने के बाद इसकी रिपीटेशन होती है। एक बार पेन हुआ गैस्ट्रिक अल्सर का, उसके बाद 2 महीने ऑलमोस्ट इंटरवल ऐसा आएगा जहाँ पेशेंट बेहतर फील करता है, नॉर्मल फील करता है, पर कुछ 2 या 6 महीने के बाद का इंटरवल ऐसा होगा जहाँ पेशेंट को दोबारा से इस तरह का अटैक आता है। तो यहाँ बेसिकली पीरियोडिसिटी देखी जाती है सिम्टम्स के अंदर, यानी कि सीजनल वेरिएशन देखा जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स में और भी चीज़ें हैं, जैसे हीमेटोमेसिस की कंडीशन देखी जा सकती है, मेलिना हो सकता है, इंटरनल ब्लीड होगा तो मेलिना की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो हीमेटोमेसिस ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ये गैस्ट्रिक अल्सर है। तो गैस्ट्रिक अल्सरेशन कंडीशन में जो भी ब्लीडिंग होगी वो हेमेटाइटिस के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हेमेटाइटिस की कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है। एपेटाइट की बात करें तो ऐसे पेशेंट के अंदर जो गैस्ट्रिक अल्सर से सफ़र कर रहे हैं उनका एपेटाइट नॉर्मल होता है, पर पेशेंट उसके बावजूद भी उसमें लीन एंड थीन होता है या वेट लॉस की कंडीशन देखी जाती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि पेशेंट का एपेटाइट नॉर्मल होता है, पर पेशेंट जब भी खाना लेता है उसको पेन होता है। इस पेन से बचने के लिए बेसिकली पेशेंट खाना जो मील है वो स्किप करता है, और मील स्किप करने की वजह से ऐसे पेशेंट खासतौर से जो गैस्ट्रिक अल्सर से सफ़र कर रहे हैं वो क्या होंगे? लीन एंड थिन होंगे, जिससे वेट रिडक्शन की हिस्ट्री मिलती है। यानी यहाँ एपेटाइट नॉर्मल होने के बावजूद भी वेट लॉस होता है। ठीक है। ऐसे ही कंडीशन में और ड्यूडेनल अल्सर की अगर हम बात करें तो वहाँ ड्यूडेनल अल्सर में पेशेंट को चूँकि एम्प्टी स्टमक के अंदर पेन होता है तो वो ज़्यादा खाना खाता है, तो पेशेंट क्या होगा? ओवरवेट होगा। ठीक है, क्लियर है। इटियोलॉजी की अगर बात करें तो इटियोलॉजी बेसिकली जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है और डैमेजिंग फैक्टर्स है उसके बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होगा। और इम्बैलेंस बेसिकली क्या है? हमारे स्टमक की जो वॉल होती है वो लेयर्ड होती है। एक म्यूकस सिक्रीशन होता है, उस म्यूकस सिक्रीशन के नतीजे में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो स्टमक के अंदर बनता है वो डायरेक्टली वॉल पे एक्ट नहीं करता। तो अगर ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगर वीक हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक्ट करेगा वॉल के अंदर, और वॉल पे इरोजन डेवलप होगा, उस इरोजन के नतीजे में अल्सरेशन होगा। तो बेसिकली अगर इटियोलॉजी की बात करें तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगर डिप्लीट हो रहा है किसी वजह से या वो डेफिशिएंट हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में अल्सरेशन होगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ और कंडीशन है जिसके नतीजे में गैस्ट्रिक अल्सर डेवलप हो सकता है, जैसे एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की कंडीशन है, या ड्यूडेनो गैस्ट्रिक बाइल रिफ्लेक्स है, या गैस्ट्रिक स्टेसिस की कंडीशन है, या एब्नॉर्मलिटीज़ है एसिड और पेप्सिन सिक्रीशन से रिलेटेड। ऐसे ही एसिड अगर कई बार उसका नेचर चेंज हो जाता है, चेंज होने के नतीजे में वो अल्सरजेनिक हो जाता है। तो अगर बाइल या खासतौर से जो स्टमक का जो सिक्रीशन है, जो एसिडिक सिक्रीशन है, अगर उसका नेचर चेंज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में अल्सरेशन हो सकता है।
कुछ और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की हम बात करें तो उसमें स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक है, NSAIDs है और स्टेरॉइड का इंटेक अगर है तो ये बेसिकली प्रिडिस्पोज कर सकता है फॉर द गैस्ट्रिक अल्सर। इसके अलावा H. पाइलोराई इन्फेक्शन के नतीजे में भी 70% केसेस के अंदर जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है H. पाइलोराई इन्फेक्शन के नतीजे में होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में H. पाइलोराई इन्फेक्शन यानी H. पाइलोराई इन्फेक्शन के नतीजे में गैस्ट्रिक अल्सर डेवलप होगा तो हमारा ट्रीटमेंट बेसिकली फोकस्ड होगा, क्योंकि 70% केसेस के अंदर जो गैस्ट्रिक अल्सर डेवलप हो रहा है H. पाइलोराई इन्फेक्शन के नतीजे में, तो हमारा टारगेट जो ऑर्गेनिज्म होगा H. पाइलोराई भी होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो अल्सरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है ड्यूडेनोगैस्ट्रिक रिफ्लक्स है, यानी ड्यूडेनम का जो कंटेंट होगा वो रिफ्लेक्स करके स्टमक के एरिया के अंदर जा रहा है। तो ड्यूडेनम के अंदर बेसिकली क्या होगा, बाइल से रिलेटेड सिक्रीशन हो सकता है, बाइल हो सकता है। अगर वो जाएगा तो बेसिकली ये जो बाइल है वो इरिटेंट इन नेचर है, तो केमिकल इरिटेशन के नतीजे में वहाँ अल्सरेशन होगा। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं, कुछ ड्रग से रिलेटेड है, कुछ पेप्सिन से रिलेटेड इंजरीज हैं, वो हो सकता है। गैस्ट्रिक एस्टेटिस की कंडीशन है, इस्कीमिया अगर डेवलप हो रहा है या गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर इस्कीमिक चेंजेस आ रहे हैं तो वो अल्सरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। टाइप 1 और टाइप 3 गैस्ट्रिक अल्सर जो होगा वो डेवलप हो सकता है। इसके अलावा टाइप 1 और टाइप 2 हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, ये हमने स्किप इस वजह से किया था, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो टाइप ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर की अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इसको डिवाइड किया गया है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। तो अगर हम बात करें टाइप 1 की कंडीशन में जो एंट्रम होगा लेसर कार्वेचर के अंदर वहाँ अल्सरेशन होगा। ये टाइप 1 अल्सर किसको बोलेंगे, जहाँ अल्सरेशन कहाँ होगा, लेसर कार्वेचर को होगा और नियर द एंट्रम होगा। टाइप 1 गैस्ट्रिक अल्सर इसको बोलेंगे। इसकी इंसिडेंस 55% है। यहाँ एसिड लेवल जो होगा नॉर्मल होगा। टाइप 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ गैस्ट्रिक अल्सर भी होगा और गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर साथ में होगा। यानी टाइप 2 जो अल्सर है यहाँ गैस्ट्रिक अल्सर भी होगा और ड्यूडेनल अल्सर भी होगा। इसकी इंसिडेंस बेसिकली 25% है। यहाँ जो एसिड लेवल होगा वो हाई होगा। टाइप 3 यहाँ बेसिकली ये प्री पाइलोरिक अल्सर है, प्री पाइलोरिक एरिया है, वहाँ ये अल्सरेशन होगा। इसकी इंसिडेंस 15% है और यहाँ भी जो एसिड सिक्रीशन होगा वो हाई होगा। अगर टाइप 4 की हम बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर है और ख़ासतौर से प्रॉक्सिमल जो स्टमक का होगा वो पोर्शन इन्वॉल्व होगा, यानी कार्डिक पोर्शन होगा वो इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। इसकी इंसिडेंस 5% है और यहाँ भी एसिड लेवल क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो इस डेटा से हमें इसे पता चला कि जो 55% इंसिडेंस किसकी है, जो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द अल्सर है टाइप 1 गैस्ट्रिक अल्सर। क्लियर? इसमें दो डिफॉर्मिटी, अगर हम पैथोलॉजिकल चेंजेस की हम बात करें तो इसमें आवर ग्लास डिफॉर्मिटी या कॉन्ट्रक्चर डेवलप होता है और टी पॉट डिफॉर्मिटी डेवलप होती है। ये समझने की ज़रूरत है कि ये खास तौर से अगर पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें तो आवर ग्लास डिफॉर्मिटी किस कंडीशन में डेवलप होता है, गैस्ट्रिक अल्सर की कंडीशन में। ऐसी टी पॉट डिफॉर्मिटी भी डेवलप हो सकता है। अगर अल्सर की एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो ख़ास तौर से अगर गैस्ट्रिक अल्सर तो ये लेसर कार्वेचर, इसके अलावा फ्लोर पे इन्वॉल्वमेंट इसकी हो सकती है, मस्कुलर लेयर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। पोस्टरली अगर हम बात करें तो जो अल्सर होगा वो पेनिट्रेट करेगा पेनक्रियाज तक। ठीक है, एक कंडीशन और देखी जाती है जिसको बोलते हैं टोरेंशियल ब्लीडिंग की कंडीशन देखी जा सकती है और ख़ासतौर से ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल है उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, स्प्लीनिक वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट यहाँ हो सकती है। इंटीरियर अल्सर होगा वो परफोरेट हो सकता है और पेनिट्रेट कर सकता है लीवर के अंदर, यानी इंटीरियर सरफेस ऑफ दी अगर स्टमक पे अगर अल्सरेशन होगा तो वो परफोरेट करेगा और वो पेनिट्रेट करेगा अप टू द लेवल ऑफ लीवर। अगर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी स्टमक पे अल्सरेशन होगा वो पेनिट्रेट करेगा और ऐसी कंडीशन में इसकी एक्सटेंशन कहाँ तक हो सकती है, पेनक्रियाज तक। माइक्रोस्कोपिकली हम देखें तो अल्सर क्रेटर बना हुआ दिख सकता है। अल्सर अगर इंसिजरा एंगुलरिस है उसके राइट में है तो मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में ये मैलिग्नेंट अल्सर होता है, अनलेस अनटिल अदर कॉज या अदर टाइप ऑफ द अल्सरेशन एस्टेब्लिश हो जाए। तो अगर इंसिजरा एंगुलरिस का एरिया है, इंसिजरा का जो पार्ट है वो उससे राइट साइड के अंदर अल्सरेशन है तो हम मान के चलते हैं जो अल्सर होगा मैलिग्नेंट इन नेचर होगा। एक और टर्म दिया जाता है जिसको बोलते हैं जियांट गैस्ट्रिक अल्सर। जियांट गैस्ट्रिक अल्सर तब बोलेंगे जब अल्सर जो गैस्ट्रिक अल्सर है जिसका साइज मोर देन 3 सेंटीमीटर है, ऐसी कंडीशन में बोलते हैं जियांट गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, इसकी इंसिडेंस अगर हम बात करें
इस वजह से मैलिग्नेंसी के चांसेस खासतौर से बात करें तो जियांट गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर 6 से 23% यानी 6 to 23% इसके चांसेस है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशंस के। यहाँ परफोरेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इसकी इंसिडेंस सबसे ज़्यादा है। जियांट अल्सर के कंडीशन में जहाँ अल्सरेशन का जो पैच है, जो अल्सरेशन बेड है, वो बेसिकली जिसका साइज मोर देन 3 सेंटीमीटर है, इस तरह के अल्सर को बोलेंगे जियांट अल्सर। जियांट अल्सर के कंडीशन में परफोरेशन के भी चांसेस ज़्यादा है और ब्लीडिंग के भी चांसेस ज़्यादा है। यहाँ एंडोस्कोपी के थ्रू हम बायोप्सी कर सकते हैं, ठीक है। और बायोप्सी का मकसद खास तौर से हमारा होता है कि नेचर ऑफ द अल्सर पता करना कि वो बिनाइन कंडीशन में है या मैलिग्नेंट कंडीशन में। 95% अगर हम बात करें बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर जो होगा वो लेसर कर्वेचर के आसपास होता है। लेसर कर्वेचर के आसपास अगर कोई गैस्ट्रिक अल्सरेशन है तो क्या होगा, बिनाइन इन नेचर होगा। इससे पहले इंसिजुरा एंगुलरिस के एरिया के हमने बात करी थी, अगर उसके राइट में अगर अल्सरेशन है तो मैलिग्नेंट इन नेचर होता है। ये गैस्ट्रिक अल्सर की इमेज है। तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करें।